शायद ये सच है। एक बार जो फाइटर पायलट बन गया वो हमेशा फाइटर पायलट ही रहता है। मुश्किल के उस क्षण में भी उन्होंने अपनी सूझबूझ नहीं खोई, अपनी वीरता का प्रमाण दिया। उन्होंने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि सबसे जरूरी बात ये रही कि अपने साथी जवानों को भी सुरक्षित रखा। इन सबके बाद बुरी तरह घायल होने के बावजूद जब वे स्ट्रेचर पर अपने साथियों से घिरे हुए थे तब भी उनके चेहरे पर मुस्कान थी और गर्व का भाव कि उन्होंने अपने साथियों को सुरक्षित रखा। आज की शौर्य गाथा में हम एक ऐसे वीर की कहानी लेकर आए हैं जिसने समय के विपरीत दिशा में चलकर उसका रुख मोड़ दिया और अपने शौर्य का अद्भुत परिचय दिया। हम बात कर रहे हैं विंग कमांडर गौरव विक्रम सिंह चौहान की। नमस्ते, मेरा नाम है करुणेश और आप देख रहे हैं शौर्य गाथा। उन्नीस फरवरी 2013, पोखरण की वो शाम। राजस्थान के पोखरण में सूरज ढल चुका था और थार रेगिस्तान के ऊपर रात धीरे धीरे दस्तक दे रही थी। रेगिस्तान की ठंडी हवा के बीच जोधपुर वायुसेना स्टेशन असामान्य रूप से व्यस्त था। देश के अलग अलग हिस्सों से आए लड़ाकू विमान वहां जमा थे। कुछ ही दिनों बाद भारतीय वायुसेना को अपनी ताकत का एक ऐसा प्रदर्शन करना था जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। इस अभ्यास का नाम था आयरन फिस्ट। उस शाम विंग कमांडर गौरव विक्रम सिंह चौहान और स्क्वाड्रन लीडर AR टमटा एक सुखोई विमान से रात के प्रशिक्षण अभियान पर जाने वाले थे। टमटा आगे की सीट पर पायलट थे और गौरव पीछे के कॉकपिट में हथियार प्रणाली अधिकारी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। विमान पर 100 किलोग्राम के कुल 18 बम लगाए गए थे। 6 बम बाएं पंख पर, 6 दाएं पंख पर और 6 विमान के निचले हिस्से में लगे हार्ड पॉइंट्स पर। उन्हें करीब 7000 फीट की ऊंचाई से चंदन रेंज में सटीक बमबारी का अभ्यास करना था। गौरव उस पूरे सप्ताह अपनी पत्नी अवंतिका से मुश्किल से ही मिल पाए थे। वायुसेना स्टेशन पर तैयारियां इतनी तेज थीं कि उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए समय लगभग बचा ही नहीं था। अवंतिका 6 महीने की गर्भवती थी। फिर भी वो जानती थी कि वर्दी पहनने वाले परिवारों का जीवन सामान्य परिवारों जैसा नहीं होता। सुखोई के 2 विशाल इंजनों की गर्जना जब एयरबेस पर बने घरों तक पहुंचती तो अवंतिका मन ही मन समझ जाती थी कि गौरव अब हवा में है। यह आवाज उनके लिए नई नहीं थी। वो इसे लगभग रोज सुनती थी। फिर भी हर उड़ान के बाद उनके मन में एक हल्का सा डर आ ही जाता था। वो डर तब तक बना रहता जब तक लौटते हुए विमान की आवाज दोबारा सुनाई नहीं देती थी। थार रेगिस्तान के ऊपर पहुंचकर सुखोई विमान को लगभग 7000 फीट की निर्धारित ऊंचाई पर लाया गया। स्क्वाड्रन लीडर टमटा विमान संभाल रहे थे। गौरव ने कंप्यूटर में बमबारी से जुड़े सभी आंकड़े दर्ज किए। वे पॉइंट तय किए गए ताकि विमान सही रास्ते पर रहे और बम हवा में लंबा घुमावदार रास्ता तय करके निशाने पर गिरे। सभी आंकड़े दर्ज होने के बाद सुखोई को बमबारी रन के लिए ऑटो पायलट पर डाल दिया गया। उस समय आकाश में वे अकेले नहीं थे। एक जगुआर लड़ाकू विमान भी उसी इलाके में अभ्यास कर रहा था। उसे गौरव के पुराने साथी उड़ा रहे थे। एक इजरायली हेरॉन निगरानी ड्रोन भी ऊपर ही मौजूद था। इसका काम थर्मल नाइट विजन कैमरे और रडार की मदद से बमबारी की रिकॉर्डिंग करना था। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। फायर ट्रिगर दबाने का समय आया। स्क्वाड्रन लीडर टमटा ने अपने फ्लाइट स्टिक पर लगा बटन दबाया और उसे थामे रखा। अब पहले बमों को विमान से अलग होकर नीचे गिरना शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन बम गिरे ही नहीं। अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ मानो आसमान में बिजली कौंध गई हो। चमक इतनी तेज थी कि चारों ओर रोशनी फैल गई। गौरव ने आंखें बंद कर ली, लेकिन तब भी उन्हें अपनी आंखों के सामने केवल तेज रोशनी ही दिखाई दे रही थी। उसी क्षण भारी भरकम सुखोई विमान को एक बेहद जोरदार झटका लगा। दोनों अधिकारियों को उसी पल समझ आ गया था कि कुछ बहुत बड़ा और बेहद खतरनाक घट चुका है। सुखोई विमान के दाहिने पंख पर लगे बम विमान से अलग होने के बजाय वहीं फट गए थे। इस विस्फोट ने दाहिने पंख के बड़े हिस्से को उसी क्षण पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। धातु और मलबे के टुकड़े तेज रफ्तार से कैनोपी को तोड़ते हुए कॉकपिट में घुस आए। कुछ ही सेकंड में भारतीय वायुसेना का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान आग के एक विशाल गोले में बदल गया।
और हवा में टूटकर बिखरने लगा। ब्लास्ट के कारण दाहिना पंख पूरी तरीके से अलग हो गया। विमान तेजी से नीचे की ओर अनियंत्रित होकर के चक्कर काटने लगा। टूटी हुई कैनोपी के टुकड़े गौरव के चेहरे से टकराए। उनके हेलमेट का वाइजर भी टूट गया। वाइजर का एक टुकड़ा दोनों आंखों के बीच जाकर धंस गया और गहरा घाव कर गया, लेकिन उस समय गौरव को इसका एहसास तक नहीं हुआ। टूटी हुई कैनोपी से तूफान की तरह घुसती हुई हवा की गर्जना इतनी भयावह थी कि कुछ ही फीट की दूरी पर बैठे दोनों अधिकारी एक दूसरे की आवाज तक नहीं सुन पा रहे थे। रेडियो कनेक्टिविटी भी लगभग बेकार हो चुकी थी। विमान टूट रहा था, नीचे गिर रहा था और दोनों के पास फैसला लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड बचे थे। यही वो क्षण था जहां प्रशिक्षण और साहस के बीच का अंतर मिट जाता है। ऐसे समय में पायलट किताब का पन्ना नहीं पलट सकता। उसे सालों की तैयारी, अपने सहज समझ और खुद पर भरोसे के सहारे ही फैसला लेना पड़ता है। गौरव और टमटा ने विमान पर दोबारा नियंत्रण पाने की कोशिश की, लेकिन सुखोई की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी लगभग खत्म हो गई थी। तभी अंधेरे में उन्हें एक और विमान सीधे अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। यह हेरॉन ड्रोन था। एक तरफ उनका अपना विमान पंख खोकर जमीन की ओर गिर रहा था, तो दूसरी तरफ सामने से आता ड्रोन टक्कर का नया खतरा बन चुका था। ड्रोन बहुत करीब आ गया, लेकिन टक्कर से ठीक पहले सुखोई अचानक नीचे झुक गया और दाईं ओर चक्कर काटता हुआ थार की ओर गिरने लगा। टूटी हुई कैनोपी से आती तेज हवा के साथ विस्फोटकों की गंध पूरे कॉकपिट में भर गई। गौरव को यकीन हो गया था कि बम विमान पर ही फट चुके हैं। अब सुखोई को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। स्थिति तब और भयावह हो गई जब उन्हें एहसास हुआ कि इजेक्शन हैंडल भी उनकी पहुंच से अब दूर हो गया है। गौरव ने इजेक्शन हैंडल तक पहुंचने की कोशिश की, एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, लेकिन विमान के जानलेवा कंपन और तेज हवा के दबाव ने उनके शरीर को ऐसी स्थिति में जकड़ दिया था कि उनका हाथ हैंडल तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। सुखोई तेजी से नीचे गिर रहा था, हर गुजरता सेकंड जमीन को और करीब ला रहा था। उस समय एक एक पल कीमती था। यही कहानी का वो मोड़ था जहां उनके सामने कोई आसान विकल्प नहीं बचा था। विमान को बचाना असंभव था और उसके साथ नीचे जाना मौत को न्योता देना था। वहीं बाहर निकलना भी लगभग असंभव लग रहा था, लेकिन वायुसेना के पायलटों को ऐसी ही परिस्थितियों के लिए तैयार किया जाता है, जहां असंभव दिखाई देने वाली स्थिति में भी आखिरी कोशिश करनी होती है। गौरव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने शरीर को कॉकपिट की रेलिंग के खिलाफ ढकेला। रेलिंग बुरी तरह तप रही थी। इसी दौरान उसका बायां हाथ जल गया। दर्द, हवा के दबाव, टूटते विमान और तेजी से पास आती जमीन के बीच उन्होंने खुद को थोड़ा और आगे खींचा। इस बार उनका एक हाथ इजेक्शन हैंडल तक पहुंच गया। उन्होंने बिना पल गंवाए हैंडल खींचा। कुछ ही सेकंड बाद दोनों अधिकारी एनपीपी ज़्वेडा के 36 डीएम इजेक्शन सीटों के साथ विस्फोटक ताकत से सुखोई विमान से बाहर चले गए। ऊंचाई तेजी से कम हो रही थी, इसलिए उनका पैराशूट लगभग तुरंत ही खुल गए। जलता हुआ विमान नीचे गिर रहा था। उनके चारों ओर आग से भरा मलबा बरस रहा था। गौरव ने पैराशूट की रस्सियों को कसकर पकड़ लिया। वो इतने सदमे में थे कि पीछे उतर रहे स्क्वाड्रन लीडर टमटा को देखने के लिए अपनी स्थिति तक बदल नहीं पाए। ऊपर मौजूद हेरॉन ड्रोन पूरी घटना रिकॉर्ड कर रहा था। जलते हुए सुखोई के टूटे हुए हिस्से और आग से भरा मलबा उनके पैराशूटों के आसपास लगातार गिर रहा था। अगर मलबे का एक छोटा टुकड़ा भी पैराशूट से टकरा जाता तो वो जल सकता था। यानी विमान से बाहर निकलने के बाद भी उनकी जान पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी। खतरा अब भी उनके साथ साथ नीचे उतर ही रहा था। गौरव को उसी इलाके में मौजूद जगुआर विमान याद आया। उन्हें पता था कि वो भी बमबारी की तैयारी में होगा। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, जमीन पर मौजूद अधिकारियों को दुर्घटना की जानकारी मिल चुकी हो और जगुआर को बम न गिराने का आदेश दे दिया गया हो। ये चिंता सिर्फ अपने जीवन की नहीं थी। जलते हुए विमान से बाहर निकलने के बाद भी उनके मन में दूसरे विमान, दूसरे पायलट और पूरे अभियान की सुरक्षा थी। शायद यही सैनिक प्रशिक्षण की सबसे बड़ी पहचान है। मौत सामने खड़ी हो तब भी एक सैनिक सिर्फ मैं तक सीमित नहीं रहता है। सौभाग्य से ग्राउंड कंट्रोल ने दुर्घटना को तुरंत भांप लिया था। चंदन रेंज के ऊपर का पूरा हवाई क्षेत्र खाली कर दिया गया था। जगुआर उड़ा रहे गौरव के साथी को तुरंत वापस लौटने का आदेश मिला और वो बिना बम गिराए एयरबेस लौट गया।
इमरजेंसी इजेक्शन तो सफल रहा, लेकिन नीचे चारों तरफ घना अंधेरा था। दोनों पायलटों को जमीन की वास्तविक दूरी का सही अंदाजा नहीं हो पा रहा था। रात में रेगिस्तान एक काली चादर की तरह दिखाई दे रहा था। तभी गौरव को याद आया कि पिछले दिन उन्होंने C-130J सुपर हरक्युलिस से सेना के पैराट्रूपर्स की लैंडिंग देखी थी। जवान जमीन पर पहुंचते ही आगे की ओर लुढ़क जाते थे ताकि तेज लैंडिंग का झटका कम लगे। गौरव और टमटा ने भी अलग अलग वही तरीका अपनाने का फैसला किया, लेकिन गौरव के सामने एक नई समस्या आ खड़ी हुई। नीचे उतरते समय उन्हें अपने रास्ते के बीचों बीच एक कुआं दिखाई दिया। आपातकालीन पैराशूट को आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता है। एक पल के लिए उनके मन में ख्याल आया, जलते हुए सुखोई से तो बाहर निकल आया, लेकिन अब रेगिस्तान के बीच एक कुएं में गिरने जा रहा हूं। उन्होंने पूरी कोशिश की कि पैराशूट को दूसरी दिशा में मोड़ सके। तभी उन्हें महसूस हुआ कि शायद उनकी आंखें धोखा दे रही हैं, क्योंकि वो कुआं भी उनके साथ साथ खिसक रहा था। जमीन के करीब 30 फीट ऊपर पहुंचने पर उन्हें समझ आया कि वो कुआं नहीं था, बल्कि उनके अपने पैराशूट की परछाई थी। बाद में स्क्वाड्रन लीडर टमटा ने भी बताया कि उन्हें भी बिल्कुल ऐसा ही भ्रम हुआ था। जमीन छूते ही दोनों पायलट रेत पर आगे की ओर लुढ़क गए। गौरव सुरक्षित लैंड कर चुके थे। सबसे पहले उन्होंने अपने शरीर को जांचा। हाथ पैर में कोई फ्रैक्चर नहीं था, पीठ ठीक थी, रीढ़ में कोई गंभीर चोट महसूस नहीं हो रही थी, जबकि फाइटर जेट से इमरजेंसी इजेक्शन के बाद पायलट की रीढ़ पर भारी दबाव पड़ना सामान्य बात होती है। तभी उन्हें अपने चेहरे पर बहते खून का एहसास हुआ। उन्होंने फ्लाइट सूट की जेब से मोबाइल फोन निकाला और अपने चेहरे का एक छोटा सा वीडियो बनाया। दोनों आंखों के बीच गहरे घाव से लगातार खून बह रहा था। उनका बायां हाथ बुरी तरह जल चुका था, फिर भी उन्हें एक बात सुकून दे रही थी कि वे बच गए थे। इसी क्षण उन्हें अपनी पत्नी अवंतिका का ख्याल आया। उन्होंने उन्हें एक छोटा संदेश भेजा, सुरक्षित लैंड कर गया हूं, मैं ठीक हूं। जोधपुर में अवंतिका को उस समय यह संदेश दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद जब उनकी नजर फोन पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत गौरव को कॉल करना शुरू कर दिया। एक कॉल, फिर दूसरी, लगातार कॉल होती रही, लेकिन गौरव फोन नहीं उठा रहे थे। रेगिस्तान में उनके मोबाइल की बैटरी बिल्कुल बहुत कम बची थी। उन्हें फोन की रोशनी बचाकर रखनी थी ताकि बचाव हेलीकॉप्टर को अपनी स्थिति का संकेत दे सके। ऊपर उड़ रहा हेरोन ड्रोन हेलीकॉप्टर को लगातार दिशा बता रहा था। गौरव और टमटा लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर उतरे थे। हेलीकॉप्टर कई बार उनके ऊपर से गुजरा, लेकिन घने अंधेरे में उनकी सही लोकेशन पकड़ नहीं पा रहा था। इधर गौरव लगातार आती कॉल काटते जा रहे थे। उनमें से ज्यादातर कॉल अवंतिका की ही थी। हर बार फोन की घंटी शायद उन्हें घर की याद दिलाती थी, लेकिन उस समय बैटरी बचाना और हेलीकॉप्टर को संकेत देना उससे कहीं ज्यादा जरूरी था। आखिरकार लगातार बजते फोन से परेशान होकर उन्होंने कॉल उठा ही लिया। दूसरी तरफ अवंतिका थी। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि उनकी आवाज में डर सुनाई न दे। वो 6 महीने की गर्भवती थी। उनके पति का विमान ब्लास्ट हो चुका था। वो रेगिस्तान में कहीं घायल खड़े थे। इसके बावजूद उन्होंने खुद को संभाल कर रखा। गौरव ने बेहद शांत स्वर में सिर्फ इतना कहा कि वो ठीक है और अभी बार बार फोन न करें। आगे की एक घटना विंग कमांडर गौरव विक्रम सिंह चौहान को एक जाबाज वायुसेना अधिकारी के रूप में और भी अलग पहचान देती है। बचाव हेलीकॉप्टर ने आखिरकार दोनों पायलटों को ढूंढ लिया। उन्हें स्ट्रेचर पर एयरबेस वापस लाया गया। इस दुर्घटना ने पूरे एयरबेस पर हलचल मचा दी थी। ये घटना ऐसे समय में हुई थी जब कुछ ही दिनों बाद राष्ट्रीय टेलीविजन पर भारतीय वायुसेना की ताकत का विशाल प्रदर्शन होने वाला था। जोधपुर एयरबेस के टारमैक पर अधिकारी और वायुसेना के जवान बड़ी संख्या में मौजूद थे। स्ट्रेचर पर लेटे गौरव की आंखें बंद थीं। दोनों आंखों के बीच गहरे घाव से बहता खून उनके चेहरे के एक हिस्से तक फैल चुका था। उनकी गर्दन पर नेक ब्रेस बंधा हुआ था और सिर थोड़ा पीछे की ओर झुका हुआ था। अधिकारियों की भीड़ के बीच से अवंतिका आगे बढ़ी। वो बिना रुके लगातार चलती रही। आसपास मौजूद एयरफोर्स अधिकारी पूरी तरह सतर्क थे कि यदि जरूरत पड़े तो उन्हें संभाल सके, लेकिन अवंतिका ने खुद को पूरी मजबूती से संभाले रखा। उस ढलती शाम में खून, पट्टियों और चिंता के बीच उन्होंने एक चीज देखी। गौरव मुस्कुरा रहे थे। वो मुस्कान सिर्फ पत्नी को देखकर मिली राहत की नहीं थी, उसमें जिंदा बच जाने का आभार था, अपने साथी के सुरक्षित होने की खुशी थी। ये विश्वास था कि इस दुर्घटना ने उनके भीतर के सैनिक को नहीं तोड़ा। दोनों अधिकारियों को केवल बाहरी चोटें और जलने के घाव आए थे। सबसे बड़ी राहत ये थी कि उन्हें ये नहीं सुनना पड़ा कि वे अब कभी लड़ाकू विमान उड़ा नहीं सकते।
15 अगस्त 2013 को विंग कमांडर गौरव बिक्रम सिंह चौहान को उनकी वीरता के लिए वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया। सम्मान पत्र में कहा गया कि बिना किसी पूर्व चेतावनी के उनका विमान आग की लपटों में घिर गया, फिर भी उन्होंने असाधारण साहस, परिस्थितियों की सटीक समझ और अद्भुत क्षमता का परिचय देते हुए न केवल स्वयं को बल्कि अपने साथी चालक दल के सदस्य को भी संकटग्रस्त विमान से सुरक्षित बाहर निकाला। दुर्घटना के 3 महीने बाद गौरव और अवंतिका के बेटे का जन्म हुआ। जिंदगी आगे बढ़ गई, लेकिन उस दुर्घटना की छाया अभी भी पूरी तरीके से जीवन से गई नहीं थी। गौरव को दोबारा उड़ान भरने की अनुमति मिलने में लंबा समय लगा। एक युवा लड़ाकू पायलट के लिए जमीन पर बैठकर इंतजार करना आसान नहीं होता। बाद में अवंतिका याद करती है, मुझे आश्चर्य होता था कि वो फिर से कॉकपिट में जाने के लिए कितने उत्सुक थे। दुर्घटना के 1 साल से भी ज्यादा समय बाद उन्हें दोबारा विमान में बैठने की अनुमति मिली। वो बेहद खुश थे। शायद ये सच है, एक बार जो फाइटर पायलट बन गया वो हमेशा फाइटर पायलट ही रहता है। उनके इस वाक्य में गौरव के लिए गर्व तो था ही, लेकिन कहीं ना कहीं एक हल्की सी चिंता भी छिपी हुई थी। गौरव के लिए दोबारा उड़ान भर पाना केवल नौकरी पर लौटना नहीं था, वो जिम्मेदारी में वापस लौटना था जिसे उन्होंने देश की रक्षा के नाम पर स्वीकार किया था। सुखोई विमान उन्हें लगभग मौत के मुहाने तक लेकर गया था, लेकिन वो उनकी आसमान में फिर से उड़ने और अपनी जिम्मेदारी निभाने की इच्छा को खत्म नहीं कर सका। अवंतिका के मन में भी उस भयावह रात की याद हमेशा के लिए बस गई। शुरुआत में उन्हें लगा कि इस दुर्घटना का उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन जब दुर्घटना के बाद पहली बार गौरव रात की उड़ान पर जाने वाले थे और अचानक उनका फोन बजा तो अवंतिका का दिल तेजी से धड़कने लगा और उनके माथे पर पसीना आ गया। गौरव का ही फोन था। वो उस दिन उड़ान पर नहीं जा पाए थे, उन्होंने सिर्फ बात करने के लिए फोन किया था। अवंतिका ने कहा कि जिस समय मुझे लगता है कि आप हवा में होंगे उस समय अचानक फोन मत किया कीजिए। फोन बजते ही मुझे लगता है कोई बुरी खबर आने वाली है। अब मैं उस तनाव को और नहीं सह सकती। भारतीय वायुसेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को ये समझने में कई साल लग गए कि उस रात थार के ऊपर इतनी भयानक गड़बड़ी आखिर हुई कैसे। अंततः इसे एक तकनीकी खराबी माना गया, लेकिन वायुसेना ही ठीक ठीक जानती थी कि उस रात आग से घिरे उस फाइटर जेट के साथ दोनों अधिकारी मौत के कितने करीब पहुंच चुके थे। अवंतिका ने बाद में लड़ाकू पायलटों और सैनिकों के परिवारों के बारे में कहा कि हमारे लड़ाकू पायलट जिस तरह काम करते हैं और जिस तनाव में अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, उसे देखने के बाद मैं केवल इतना कह सकती हूँ कि उनके परिवारों को उनका साथ देना चाहिए और हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। हमारी युद्धक सेनाओं पर सामान्य जीवन के नियम लागू नहीं होते। फिर उन्होंने एक बार दोबारा कहा कि वे कभी लागू नहीं होते।